जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की हमारी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे जियोग्राफी की। जियोग्राफी के अंदर भी हम पढ़ेंगे इंडियन मैप। देखिए, अब तक हमने जो पिछली क्लासें ली उसमें हमने भारत की अन्य जानकारियां दी या भारत के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी। देखिए, आगे बात करते हैं हम कि जब आप मैप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आवश्यक होता है। आप ये समझ लीजिए कि मैप अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट को बिना मैप के आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैप एक तरह से देखा जाए तो जीएस की रीढ़ की हड्डी है, जिसके माध्यम से पूरा शरीर टिका हुआ होता है। उसी माध्यम से पूरी जीएस मैप पर टिकी होती है। अगर आप मैप बारीकी से समझते हैं तो आप आसानी से जीएस समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात की जाए कि बिना मैप के माध्यम से पढ़ते हैं, जिन्हें आज के समय में ट्रिक कहा जाता है। भैया, ट्रिक का मतलब है एक तरह से चल गई तो चल गई, अन्यथा फेल है। अब देखिए, अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो आप ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए आप मैप के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट्स को आसानी से इजी बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं इजी से भी सरल बना सकते हैं। आइए देखिए, हमारी क्लास है जियोग्राफी की। जियोग्राफी में भी हमने इससे पहले भारत के सामान्य परिचय की चर्चा की थी, जिसमें हमने भारत के सामान्य परिचय की ढूंढ ढूंढकर जानकारियां दी, जिसे अगर आप इससे पहली क्लासों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे इंडियन मैप। चलिए देखिए, इंडियन हम मैप की बात करें। मैप पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें होना चाहिए दिशाओं का ज्ञान। इन दिशाओं के ज्ञान में आपने रीजनिंग के चैप्टर में भी दिशा परीक्षण में पढ़ा होगा, जिसमें दिशाओं का बेसिकली हमें ज्ञान दिया जाता है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। जैसे अगर हम बात करें तो दिशाएं 4 होती हैं, जिनमें ऊपर वाली दिशा है नॉर्थ, मतलब कि उत्तर दिशा, तथा नीचे वाली इसके जस्ट विपरीत होती है दक्षिण, जिसे आप कहते हैं साउथ। देखिए, इस तरफ होता है पूर्व, ईस्ट। इसी ईस्ट दिशा के कारण, अर्थात पूर्व दिशा के कारण ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, या वास्को डी गामा भारत में आया था, वो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने आया था। इसी पूर्व के शब्द अर्थात ईस्ट के शब्द पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पड़ा था। देखिए, इसके जस्ट विपरीत होती है पश्चिम, जिसे आप कहते हैं वेस्ट। देखिए, याद करने का बेहद ही आसान तरीका है। जैसे कि मैं आपके सामने बिल्कुल बोर्ड के सीध में खड़ा हुआ हूं, मेरे इस तरफ पूरब है, इस तरफ पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। इसके दिशा ज्ञात करने के कई तरीके पहले से भी थे। जैसे कि अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय के जो लोग थे या हमारे जो पूर्वज लोग थे, उस समय पर कंपास तो था नहीं, या उस समय मैग्नेट नहीं थी, चुंबक नहीं थी। तो उस समय के लोग सूर्य से अनुमान लगाते थे, क्योंकि सभी को पता होता है सूर्य किस दिशा में उगता है, तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो उसके जस्ट विपरीत पश्चिम होगी, अर्थात पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है। और उसके जस्ट ऊपर उत्तर होगी और नीचे दक्षिण होगी। लेकिन रात हो तो फिर क्या करेंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी दिशा समझने में। या फिर जैसे मान लीजिए आप कहें कि रात हो तो कुछ तारे भी दिखते थे, जैसे कि एक शुक्र तारा दिखाई देता है, जिसे गांव की भाषा में या एक आम बोलचाल की भाषा में शुक्र कहते हैं, जो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसे मानकर प्राचीन काल के लोग दिशाओं का ज्ञान लेते थे। पर मान लो अगर उस समय बादल वाली रात हो, फिर तो उस स्थिति के लिए आज के समय पर होता है मैग्नेटिक कंपास।
मैग्नेटिक कंपास। देखिए मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए दीवार पर लगी हुई एक तरह की घड़ी, वॉच, वैसी घड़ी जिसमें टाइम जो है 12 घंटाओं में लिखा होता है, ऐसी घड़ी। देखिए आपकी दीवारों पर एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें 12, 6, 9, 3 इस तरह से टाइम लिखा होता है। वैसी घड़ी में 3 सुइयां दिखाई जाती हैं। भाई एक सबसे बड़ी सेकंड की सुई होती है जो सबसे ज्यादा राउंड लगाती है, जल्दी जल्दी चक्कर लगाती है। एक इसके बाद मिनट की सुई होती है जो इससे कुछ कम चलती है, और एक घंटे की सुई होती है जो कि इससे भी बहुत छोटी होती है, जिससे हम अनुमान नहीं लगा पाते कि ये चल रही है कि नहीं। अब देखिए अगर हम बात करें ऐसे ही कंपास सेम दिखने वाली एक मैग्नेटिक वस्तु होती है जो जिसके अंदर मैग्नेट होती है, नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक कंपास अर्थात चुंबकीय कंपास। और चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा मैग्नेट के तौर पर उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है। अब देखिए जैसे अगर ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को ज्यादा महत्व दिया गया है। आप कहें कि हम तो पूर्व और पश्चिम को ज्यादा महत्व देंगे, अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट नहीं है तो आप महत्व दे सकते हैं। अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे, उत्तर और दक्षिण को। देखिए इसी कंपास की वजह से आज के समय में जो हवाई जहाज उड़ते हैं, भाई वहां तो कुछ दिखता नहीं है। जैसे क्षोभ मंडल होता है, जब तक हवाई जहाज क्षोभ मंडल में चलेगा तो आपको नीचे चीजें छोटी छोटी दिखेंगी, चींटी चैंटासी कुछ चीजें दिखेंगी, चेटी के आकार की छोटी छोटी दिखेंगी। जब आप झांक के देखोगे तो आपको लगेगा किसी का बड़ा सा बिल्डिंग है, आपको लगेगा यार ये क्या छोटा सा कमरा दिख रहा है, कोई बड़ा तालाब है वो कटोई बेली जैसी दिखेगी। ऐसे करके चीजें छोटी छोटी दिखेंगी, लेकिन वही प्लेन जब समताप मंडल में ऊपर पहुंच जाएगा तो नीचे झांकने पर सिर्फ और सिर्फ बादल दिखेंगे, वहां कोई दिशा नहीं दिखेगी, किधर उत्तर है किधर पूर्व है किधर दक्षिण है, कुछ नहीं दिखता। उस समय पर सिर्फ काम आता है तो वो है कंपास। देखिए कंपास के कारण ही एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं वो यह अनुमान लगा लेते हैं कि हमें कहाँ उतरना है। जैसे मान लीजिए किसी प्लेन को पटना से आगरा आना है, तो जब वो रास्ते में होगा तो जो आगरा एयरपोर्ट पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होगी वो उन्हें बताएगी कि आप किस डायरेक्शन में हैं, तो वो कहेंगे हम दक्षिण पश्चिम की ओर 110 डिग्री पश्चिम अर्थात लेफ्ट की तरफ है। वो कहेंगे ना भैया आगरा तो 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब आपको 20 डिग्री जहाज अभी घुमाना है, तो वो ऑटोमेटिक आगरा आ जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जहाज के पायलट होते हैं वो जहाज को ऑटो पायलट पर डालकर कहीं भी चले जाते हैं, 10-10 मिनट तक वो अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं, ना ही जहाज के हैंडल को पकड़ते हैं। तो कैसे चलता है जहाज, इन्हीं डिग्रियों की वजह से। और जो वहां पर नजदीकी जितने भी जो प्लेनों के उतरने वाले हवाई अड्डे होते हैं उन पर जो अथॉरिटी होती है वो उन्हें बताती रहती है, या हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक भी अथॉरिटी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अगर बात की जाए तो रोड पर जो ट्रैफिक है आज के समय पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उससे ज्यादा ट्रैफिक आसमान में है हवाई प्लेनों का, क्योंकि लेकिन जगह ज्यादा है जिस कारण से वहां पर अथॉरिटी द्वारा उन्हें रास्ता आसानी से बता दिया जाता है। अब देखिए मान लीजिए, लेकिन अगर बात करें कि जो रेलवे विभाग है, देखिए रेलवे विभाग में आपने सुना होगा कि ये जो 4 दिशाएं हैं, इन 4 दिशाओं की 4 उप दिशाएं भी होती हैं, जिसमें ये वाली दिशा होती है जिसे कहते हैं आप उत्तर पूर्व। अब देखो यहां पर शब्द पहले उत्तर आया है क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी भूगोल में सबसे ज्यादा भूमिका किन दिशाओं को दी गई है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा को।
देखिए देखने से तो लग रहा है कि पूर्व और पश्चिम दिशा के साथ नाइंसाफी है, परंतु अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं है तो कोई भी दिशा मान लीजिए, पहले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसमें ये दिशा पड़ी उत्तर पूर्व, आप कहें ना भैया हम तो पूर्व उत्तर पढ़ेंगे, पूर्व उत्तर आराम से पढ़िए आप, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो मत पढ़िए, क्योंकि आप पढ़े हुए ज्योग्राफी हैं, इसका मतलब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। भाई जिसका जो काम है उसमें उससे गलती ना हो। अब जैसे मेरा काम पढ़ाना है, अब मुझे खाना बनाना ना आए तो कोई बात नहीं है, भाई मेरा काम खाना बनाना थोड़ी है। जैसे कि मान लो कोई नाविक है, नाव चलाने वाला, उससे अगर तैरना ना आए तो गलत बात है, अगर उससे पढ़ाना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। इसी में जैसे कोई मान लीजिए खाना बनाने वाला है, उससे कहा जाए कि क्या तुमको ज्योग्राफी पढ़ाना आता है, या ज्योग्राफी में तुम्हें पता है कि उत्तर पूर्व क्यों लिखते हैं, भाई उसको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको यह पता होना चाहिए कि कितना तेल गर्म होने के बाद उसमें हमें मसाला डालना है। अगर यह नहीं पता तो काय का फिर कुक हुआ वो। इसीलिए देखिए, एक जैसे मानो कोई नाविक है, एक नाविक, अब नाविक तो आमतौर पर आप समझ सकते हैं गरीब व्यक्ति होते हैं जो नाव चलाते हैं, नदियों को पार करवाते हैं। उसमें कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठ जाए, पढ़े लिखे व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम इंग्लिश पढ़ लेते हो, कहा ना भैया हम तो गरीब आदमी है, हम कहाँ इंग्लिश पढ़ पाते, हमें तो कभी स्कूल जाने तक का मौका नहीं मिला। तो उसने कहा यार तेरा बेड़ा ही गर्क है, तुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। फिर कहा तुम टाई लगाना जानते हो, उसने कहा ना सर हम तो कुर्ता धोती पहनते हैं, हमें कहाँ टाई लगाना आता। उसने कहा यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तब तक उस नदी में आ गई बाढ़ उफान, अब नाव जो है डगमगाने लग गई, कहने का मतलब गिरने वाली थी। नाविक ने पूछा आपको तैरना आता है, उसने कहा ना भैया तो फिर तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा बेड़ा गर्क है, अब देख लो अपना। इसीलिए आप जिस काम में स्पेशलिस्ट हैं वो आना चाहिए, अगर आप पे वो नहीं आ रहा मतलब आपका बेड़ा गर्क होना ही होना है। अब आप समझ जाइए कि आपका काम है ज्योग्राफी पढ़ना, अगर आप पे मैप नहीं आ रहा मतलब तो फिर आप समझ ही लो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगली हम उपदिशा की बात करें तो भी पहले उत्तर ही लेना है, तो यहां पर कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम। अगली उपदिशा की बात करें तो आपको दक्षिण से शुरुआत करनी है, तो ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। देखिए पहले ही बताया गया है कि ज्योग्राफी के अंदर किन दिशाओं को ज्यादा महत्व देना है, तो उत्तर और दक्षिण। वो इसीलिए कि मैग्नेट चुंबक हमेशा किसे दिखाती है, उत्तर को दिखाती है। तो देखिए ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये उपदिशाएं हैं। अगर हम अब भी देखें कि हमारे पास 4 मुख्य दिशा, 4 उपदिशा, टोटल दिशा हो गई 8। लेकिन रेलवे के इस समय पर वर्तमान में जो रेलवे जोन है पूरे भारत में फैले हुए हैं उनकी संख्या है 18। रेलवे जोन की संख्या कितनी है, 18। अब आप खुद सोचिए, अगर इन्हीं 8 जोन के हिसाब से रेलवे को चलाया गया तो जो रेलवे उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य जानी होगी वो कैसे पहुंचेगी, क्या पटरियां चेंज करेगी, होंगी नहीं तो चलेगी कहां से। अब आप रेल को जमीन पर तो नहीं चला सकते, तो उस स्थिति के लिए रेलवे वालों ने अलग से जोन बना दिए, अर्थात टोटल 18 जोनों में रेलवे बांटी गई। तो उन्होंने एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया, पूर्व और उत्तर को मिलाकर कर दिया पूर्वोत्तर, अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य बना दिया पूर्वोत्तर रेलवे जोन। इस तरह से जो है बांटा गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये इस तरह से हो गई दिशा। अब देखो भारत को इस पर किस तरह से दर्शाएंगे। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में इंडियन मैप, तो हम इंडिया की ही बात करेंगे। जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, देखिए इसी सब्जेक्ट्स में हम पढ़ेंगे इंडियन मैप स्टार्टिंग में, फिर पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद जब ये खत्म होगी तो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड जियोग्राफी। पहले इसको खत्म करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए
देखिए इंडियन मैप में हम बात करें तो आता है हमारा भारत महा। अब देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सभी को नक्शा बनाना आना चाहिए। अगर आप पे नक्शा बनाना नहीं आता है तो फिर तो आपका नाव वाला हाल होना ही होना है। इसीलिए आपको पहले नंबर तो नक्शा बनाना आना चाहिए ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो सकें। जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत को बीचों बीच से जो रेखा काटती है, या कह सकते हैं भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजर के जाती है, नाम है उसका कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर के जाती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से। देखिए अभी मैंने कहा जब ट्रिक के चक्कर में आएंगे तो ट्रिक कुछ बनाइए, मित्र पर गमछा झारवार, कुछ ऐसी ट्रिक है जो कि आजकल आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन वो एक रेफरेंडम ट्रिक है देखा जाए तो, भाई वो कोई सीक्वेंस से नहीं है और बिना सीक्वेंस के, बिना क्रम के मैप याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई इतना छोटा सा सिलेबस तो है नहीं, या उसका एक नाम नहीं है जो उसे याद कर लें। खैर वहां तो आप नंबर भी याद कर लेते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो लड़के लोग कभी भी नहीं याद करते, क्योंकि उन्हें एक का याद नहीं करना होता, कई नंबर फीड होते हैं पहले से, इसलिए वो जो है ऐड करके रखते हैं। अब देखो मित्र पर गमछा झार, मित्र मतलब कि मिजोरम, त्रिपुरा, गमछा झार गुजरात, मध्य प्रदेश, छा से झारखंड, इस तरह से। लेकिन ऐसे हमें एक रटने वाली चीजें हो जाएंगी। अब रटना थोड़ी है भाई, ऐसे रटेंगे तो एक सब्जेक्ट थोड़ी है। अगर रटने से सिलेक्शन हो जाता तो भैया ये मित्र पर गमछा झार तो यूट्यूब पर कई वर्षों से चल रही है, आज तक तो फिर इसी के लोग पढ़ के इसी से काम चला रहे होते। फिर देखिए आपको क्या करना है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि राज्य मिलता है ये है गुजरात। अब जिन लोगों को यह परेशानी हो रही है मित्रों कि भैया ये राज्य गुजरात है, हमें कैसे पता, तो आप हमारी पीछे वाली वीडियो देखिए जिसमें बताया गया है कि कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं, वो कहां पर हैं, क्या लोकेशन। इस पर कुछ हिस्सा राजस्थान का भी आता है, तो हम अगला राज्य कौन सा मान लेते हैं। देखिए पहला हो गया गुजरात, गुजरात, अगला है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बीच में आता है बांग्लादेश जो हमारा नहीं है। अब इसके बाद राज्य आता है अपना जिसका नाम है त्रिपुरा, जहां से आप शुरू कर रहे थे मित्र, मिफोर मिजोरम, त्रिपुर त्रिपुरा। अब देखिए ये है त्रिपुरा और इसके नीचे अंतिम राज्य पड़ेगा मिजोरम। मिजोरम देखिए ये वही मिजोरम है जिसे स्टेट ऑफ लुसाई कहते हैं, क्योंकि यहाँ लुसाई की पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखने से नाम यूरोपी जैसा लग रहा है, लेकिन कभी भी पूछा जाए तो बिल्कुल चौंकना मत, क्योंकि हमारा भारत भी किसी यूरोप से कम नहीं है, कम छोड़ो सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर इस विश्व में भारत है तो ही वर्ल्ड है, अन्यथा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस समय पर संसार में लोग विकसित तो छोड़िए खाना तक नहीं था, उस समय पर भारत में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे थे, लोग दूर दूर से पढ़ने आ रहे थे, वो महान भारत था। हालांकि आज भी है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कारण, देखिए वो कुछ ही लोग हैं जिनके कारण आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे, नहीं कह सकते पीछे किया जा रहा है जबरदस्ती, कुछ लोगों को अपनी जेब भरने के लिए पीछे ढकेला जा रहा है। लेकिन आप जिस बैच के हैं आपको ये चीजें मैटर नहीं करती, आप जाइए, निकलिए और एक फिर से उस महान अखंड भारत का निर्माण करिए जिसमें विदेश, चाइना जैसे देशों से पढ़ने आते थे, जहां से फायान पढ़ने आया, जैसे अफ्रीका से, मोरक्को से जो इब्न बतूता पढ़ने आया, ऐसे ही फिर से भारत में लोग पढ़ने आ सके। चलिए आगे देखिए, इस तरह से 8 राज्य अब आपको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें याद करने को था ही क्या भाई? कोई देखिए, भारत तो हमारा है, हमारा परिवार है, हमें अपने परिवार के सदस्यों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें उनसे कहीं ना कहीं लगाव होता है, प्रेम होता है, इस वजह से हमें उनके नाम अपने आप याद हो जाते हैं। और जिससे प्रेम है उसका नाम भी याद नहीं हो रहा तो फिर तुम्हारा ज्यादा ही बेड़ा गर्क है, इसलिए नाम याद हो जाने चाहिए। चलिए देखिए, आप आसानी से आंख बंद करके बोलिए, और जो आंख बंद करके नहीं बोल पा रहा मतलब वो मैप पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं। और देखिए, मैप पढ़ने में जो इंटरेस्ट है, मैप सबसे ज्यादा किसे समझ में आता है? जो इधर उधर ज्यादा ताका झांकी कर लेते हैं। वो इधर भी देख लिया, अरे हाँ हाँ गुजरात के साइड में थोड़ा सा राजस्थान भी है, अरे राजस्थान के बाद तो मध्य प्रदेश भी आता है, वो जल्दी याद कर पाता है इन चीजों को। तो आपको याद करने में कोई आसानी, याद तो करना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं आप सिर्फ एक बार क्लास लीजिए, उसके बाद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन मैथ क्लास खत्म होगी उस दिन आप इतने हो जाओगे कि आपके साइड में लॉज में बैठा हुआ कोई भी लड़का आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। अगर वो आपसे पूछता है कि बताओ भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत में होकर, तो आप उसको पकड़िए और सुनाइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वो आपको देखता ही रह जाएगा, अब तो इसी का हो रहा, मेरा तो हो रहा ही नहीं है, मेरा तो पहले से ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आपको ये नहीं बताना कि 8, अगर क्लास में मैप की में है तो उसे ये बताना ही नहीं है कि कितने हैं, 8 वाट कुछ नहीं, आप तो पकड़िए, सुना दीजिए उसको, आंख बंद करके सुना दीजिए, वो आपकी तरफ बस देखता रह जाए कि भाई ये होती है तैयारी। और जब आपकी तैयारी सर चढ़ के बोलेगी भैया सफलता तो आपके कदमों में है। चलिए आगे बात करते हैं हम भारत के बारे में। ठीक है, हमने दिशाओं की चर्चा की थी, अब अगर हम दिशाओं की बात करें तो जिन 4 दिशाओं की हमने बात की है उन दिशाओं पर हम भारत का ग्लोब या ग्लोब को सेट करते हैं, भारत के नक्शे को सेट करते हैं, भारत माता को दर्शाते हैं कि कहां कहां पर जो है आती है। देखिए, अगर आपको ये बात पता है तो भारत माता का जो नक्शा या भारत माता का जो चित्र है, आपने देखा होगा भारत के नक्शे में एक हिंदू धार्मिक के अनुसार एक देवी की मूर्ति बनाई गई, एक चित्र बनाया गया है, उसे कहते हैं भारत माता का चित्र। यह चित्र 1905 में रविंद्रनाथ द्वारा बनाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, सिर्फ रविंद्रनाथ द्वारा बनाया गया था 1905 में। जिस भारत माता पे आज आप लोग, आज हम लोग, वह सारे भारत के लोगों को नाज है कि हम भारत में जन्मे हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि नाज छोड़ो, हमें तो ये सौभाग्य मिला है कि हमने भारत की धरती में पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। पता चलता अगर पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो भैया जिस तरह से अमेरिका के लोगों को अमेरिकी, रूस के लोगों को रशियन, इंडिया के लोगों को इंडियन, चीन के लोगों को साइनो, वैसे ही पाकिस्तान के लोगों को आतंकवादी। इसीलिए आप तो ये खुशकिस्मती समझिए कि हमें इस मिट्टी में पैदा होने का मौका मिला है, तो आपको इसके लिए कुछ न कुछ करना है। और आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए, भारत में शिक्षा का जो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो गोरे अंग्रेज लोग, जिसमें एक और था जिसे संज्ञा तो क्या ही दें भाई, जो आप मान लो वही कह लेना, जिसे आप लॉर्ड मैकाले कहते हैं। खैर हमारे हिसाब से तो वो काले भी नहीं थे, पर मान लीजिए वो मैकाले कहते हैं उसे। उस मैकाले ने शिक्षा नीति किस तरह बनाई कि सिर्फ भारत से सिर्फ और सिर्फ उनके मतलब के कर्मचारी मिल सकें जो उनकी भाषा समझ लें, इंग्लिश, ताकि उन्हें खुद परेशानी ना हो, हमें या भारत के लोगों को परेशान करने में, गालियां देने में परेशानी ना हो, उनकी गालियों को समझ सकें, उतनी शिक्षा दी जाए। ऐसे ही लॉर्ड मैकाले जैसे ही लोगों ने भारत की शिक्षा नीति बिगाड़ दी, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति बनाने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले। अब उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को कौन सही करेगा? ये काले। ध्यान देना, उसने शिक्षा नीति जो बनाई थी वो सिर्फ अपनी समझने के लिए बनाई थी। उसी काले में से ही कुछ लोग हैं जो मित्र पर गमछा ढार में विश्वास लगे हुए हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आप सीक्वेंस से पढ़िए ताकि आपको याद हो सके। देखिए, अब हम बात करेंगे दिशाओं की कि 4 दिशाओं में भारत को किस तरह रखेंगे। तो
देखिए ये हुआ हमारा प्यारा भारत। भारत देखिए अब हम बात करें तो ऊपर कौन सी दिशा हो गई, उत्तर। इस तरफ कौन सी दिशा हो गई, पूरब। इस तरफ कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा। और नीचे दक्षिण दिशा। देखिए जो राज्य इन दिशाओं के जिस तरफ आ रहे हैं उसमें आप लिख दो उन्हें। जैसे कि जो राज्य इस वाले गोलार्ध में आ रहे हैं अर्थात इस वाले चतुर्थांश में आ रहे हैं वो राज्य कौन से हो जाएंगे, तो उत्तर पश्चिम के राज्य। भैया जो राज्य इस वाले चतुर्थांश में आ रहे हैं पश्चिम और दक्षिण वाले में, तो वो कौन से हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम के राज्य। जैसे आपसे पूछ लिया जाए यहां पर एक राज्य पड़ता है नाम है गोवा, पूछा जाए गोवा किस चतुर्थांश में भारत के किस हिस्से में आता है, आप बता देंगे दक्षिण पश्चिमी चतुर्थांश में आता है। ऐसे ही इस तरफ जो राज्य हैं वो कहलाएंगे पश्चिमी राज्य और जो इस तरफ के राज्य वो कहलाएंगे पूर्वी राज्य। लेकिन हमने तो अभी यहां पर पढ़ा था कि यहां जो राज्य पड़ता है नाम है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब आप एक बात बताइए कि पश्चिम तो इधर है फिर इधर कहां से पश्चिम बंगाल आ गया, तो उसका भी कारण है। सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था जिसके जिम्मेदार थे कॉर्नवालिस। देखिए इस कॉर्नवालिस के समय 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, ये पढ़ेंगे आप पॉलिटी में। जब बंगाल देखिए उस समय पर ये पूरा बंगाल था, अब इसमें से विभाजन जब हुआ तो बीच में से आधा आधा बांट दिया, क्योंकि 1905 के दशक के आसपास इस जगह के लोग ज्यादा शिक्षित थे, यहाँ के लोग विकसित ज्यादा थे और भारत के हिस्सों को देखते हुए क्योंकि यहाँ जूट का बड़ा उद्योग था, बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था तो उद्योग ज्यादा हो रहा था और जहां पर फैक्ट्रियां उद्योग ज्यादा होगा वहां के आसपास के लोग ऐसे ही पैसा बढ़ जाता है, जिस कारण से उन्होंने यहां पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाया क्योंकि उनको लग रहा था ये शिक्षित हो गए तो कहीं यही ना स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कर दें। तो उन्होंने जब हिंदू मुसलमान को लड़ाया तो इस तरफ का नाम दिया पूर्वी बंगाल और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रखा और इस तरफ का नाम दिया पश्चिमी बंगाल। देखिए ये पश्चिमी बंगाल पश्चिम में नहीं है लेकिन पूर्वी बंगाल के पश्चिम में है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, पश्चिमी बंगाल। लेकिन इसके बाद 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो आजादी के समय 1947 में विभाजन में पूर्वी बंगाल कहां चला गया था, तो ये चला गया था, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, अर्थात ये पाकिस्तान में चला गया था। जिसे देखिए ये चला गया पाकिस्तान में, बच गया ही हमारे पास भारत में पश्चिम बंगाल, तब से इसको पश्चिम बंगाल कहने लग गए। एक्चुअल में ये भारत के पश्चिम में नहीं है, ये बंगाल के पश्चिम में है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, पश्चिम बंगाल। जो 1947 में आजादी के समय पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो चला गया पाकिस्तान में, नाम रखा गया पूर्वी पाकिस्तान, और जो इस तरफ पाकिस्तान बांटा गया था उसका नाम रखा गया पश्चिमी पाकिस्तान। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर करना प्रारंभ कर दिया जुल्म अत्याचार कर दिया। अब देखिए संसार में कहीं भी जुल्म या अत्याचार हो तो भारत तो देश ऐसा है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी को गले लगाने वाला ऐसा देश जिसमें कहीं का भी निवासी हो वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है। तो भारत की एक महान प्रधानमंत्री आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने सन 1971 में तोड़ दिया पूर्वी पाकिस्तान, क्या बना दिया, बांग्लादेश। अगले जस्ट साल 1972 में बन गया बांग्लादेश। इनको चाहिए जिहाद, जो खुद अपना एक राज्य नहीं बचा सके उनको जिहाद चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगा जिहाद, और रुक जाए कुछ थोड़ा सा जिहाद भी मिल जाएगा। आगे देखिए हमने बात की कि इस तरह से पश्चिम और पूर्व का जो है हम निर्धारण कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत के इसी सामान्य परिचय में या इंडियन मैप की इस क्लास में अगली हम बात करें
तो यहां आता है संविधान के तहत भारत में संवैधानिक तौर पर जो जिन भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, नाम है उनका भाषा 22। कितनी भाषाएं टोटल? 22। संविधान में कहां जगह मिली है इन्हें? तो अनुसूची किसमें? 8 में। अनुसूची 8 में जिन 22 भाषाओं की चर्चा की गई है वो 22 भाषा कहां पर हैं? जैसे हमने रट्टा तो मार लिया कि भैया गुजराती एक भाषा है, एक जो है मराठी भाषा है, बंगाली भाषा है, कहां कहां बोली जाती है। अगर आपको मैप के माध्यम से याद नहीं है तो आप कभी याद कर ही नहीं सकते, जिस कारण से आप मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी भाषा कहां पर है। चलिए हम बनाते हैं मेरा भारत महान, ये है आपका महान भारत। देखिए इसके माध्यम से, मैप के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे और बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे आप, क्योंकि फिलहाल हम यहाँ पर राज्य नहीं दर्शा पा रहे क्योंकि हमें मैप हाथ से बनाना पड़ रहा है। इसमें आप राज्य अगर आपको पढ़ने हैं कि कौन सा राज्य कहां पर है, तो उसके लिए आप हमारी पीछे वाली वीडियो देखेंगे जिसमें हमने जितने भी राज्य हैं 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी की विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि कौन सा राज्य कहां पर है, लेकिन यहां भी बता देंगे। चलिए देखिए इस वाले क्षेत्र में बोली जाती है भाषा कश्मीरी। कश्मीरी से नीचे भाषा बोली जाती है सिंधी। देखिए सिंध इस समय भारत में नहीं है, ये बात चर्चा आगे भी करेंगे कि क्यों नहीं है या कैसे गया, वो चीज आप हमारी आगे वाली क्लासों में देख सकते हैं, या फिर पीछे हमारे YouTube चैनल से आप इस बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इससे नीचे बात करें तो अगली भाषा है हमारी पंजाबी। देखिए इस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है हिंदी। इसके बाद इस वाले क्षेत्र में देखेंगे आप बंगाली, और यहां पर बोली जाती है असमी या असमिया। चलिए असमिया मतलब ए से कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे भाषा मिलेगी आपको उड़िया, इधर भाषा मिलेगी आपको गुजराती, गुजराती से नीचे पढ़ेंगे आप मराठी, मराठी से नीचे पढ़ेंगे आप कन्नड़, कन्नड़ से इधर आएंगे तो मिलेगी आपको तमिल, मतलब कि टी से दर्शा लेते हैं तमिल। तमिल से जब नीचे आएंगे, सॉरी तमिल नहीं तेलुगु, ठीक है, यहां पढ़ेंगे आप तेलुगु और इससे नीचे पढ़ेंगे आप तमिल। तमिल के जस्ट साइड में पढ़ेंगे आप मलयालम। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम, केरल साइड में मलयालम भाषा बोली जाती है। देखिए याद करने के लिए आपको रटना नहीं है, सिंपल तरीके से याद करिए। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली असमिया उड़िया गुजराती मराठी। आप लगभग 6 भाषाओं का सीक्वेंस बनाइए, फिर याद करिए, अभी यही याद हो जाएंगे आपको। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली असमिया, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया। देखिए आप याद करिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया, आंख बंद करके याद करिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया। आप इतना याद करिए, पहले 3 से 4 बार रिपीट करिए और हमें कमेंट में आप भेजिए। पूरी भाषा नहीं लिखनी है आपको, एक एक अक्षर लिख दीजिए, कश्मीरी के बना दीजिए, सिंधी एस बना दीजिए, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आंख बंद करके याद करिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तब मिलेगी आपको उड़िया गुजराती मराठी, उड़िया गुजराती मराठी, उड़िया गुजराती मराठी, उड़िया गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उड़िया गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। आंख बंद करके पढ़िए उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम,
कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इस तरह से आपने अब तक जो भाषाएं देख ली उनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब तक हम 13 भाषाएं देख चुके हैं। अब 13 को एक साथ याद करिए। देखिए, बोलिए मेरे साथ। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, असमिया। उड़िया, गुजराती, मराठी। उड़िया, गुजराती, मराठी। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। बस याद करना कहां, इसमें रट्टा मारने वाली तो कोई जगह है ही नहीं। अगर आप रट्टा मार रहे हो मतलब आपका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। अगर आपको ढंग से सिलेक्शन लेना है तो भाई साहब आपको एक सीक्वेंस तरीके से याद करनी पड़ेगी। और अगर आप क्रम से याद नहीं कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप लॉर्ड मैकाले के चंगुल में फंसे हुए हैं, आप उन चीजों को भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्रम से याद करना ही पड़ेगा। जिस तरह से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। इधर जब आएंगे आप हिंदी के बाद तो लेंगे आप बंगाली, असमिया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया। उड़िया, गुजराती, मराठी। उड़िया, गुजराती, मराठी। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम हो गई। अब देखिए, इसके बाद आपको भाषा लेनी है उर्दू, संस्कृत। उर्दू, संस्कृत। फिर है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब देखिए, उर्दू, संस्कृति। देखिए, ये भाषा आपने पॉलिटी में भी पढ़ी होंगी, उसमें बताया होगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। उर्दू, संस्कृति, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब हो गई ये भाषा टोटल। देखिए 13 यहां पर, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 और तुम्हारा 4 22। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। याद करने में कहां दिक्कत हुई? कहीं नहीं हुई। अब आप एक साथ बोलिए, एक साथ लय के साथ जोर से बोलेंगे, तेज आवाज में। पढ़ाई में कतई आपको संकोच नहीं करना है, दबा के पढ़िए। रूम में ऐसा लगे आप घर भी पढ़ रहे हैं तो जब मम्मी देखे तो उनको भी ऐसा लगे पता नहीं पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। और जिस समय पर पढ़ाई सर के ऊपर होगी, सफलता आपके कदमों के नीचे आ जाएगी। अब देखिए, इस तरफ से प्रारंभ करिए आप। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, असमिया। उड़िया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उर्दू, संस्कृति, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये हो गई आपकी 22 भाषा। आपने आज जो क्लास, जिस क्लास में आज चर्चा हुई है वो एक इंडियन मैप की इंट्रोडक्शन क्लास है, सामान्य जानकारी की क्लास है। नेक्स्ट अगली कल की क्लास में आप पढ़ेंगे एक एक करके हर राज्य की हर तरह की जानकारी कुखेर कर निकालेंगे अंदर से कि किस राज्य से हमें कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, चाहे वो परीक्षा कांस्टेबल से लेके दरोगा तक की क्यों ना हो। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कांस्टेबल छोड़ो, फिर आपको दरोगा बना के निकालेंगे। हर घर में एक एक दरोगा होगा जो कि लॉर्ड मेकाले द्वारा बनाई हुई शिक्षा नीति को कहीं ना कहीं जाकर ठीक कर रहा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग उससे ऊपर भी पदवी जाएं जो उस काले की शिक्षा नीति को जाके ठीक करें। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।